बच्चों, आज हम फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि कक्षा 11वीं में आप फलन के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर उनकी परिभाषा, कुछ जो फलन पढ़े उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि फलन क्या होता है। जैसे दो अरिक्त समुच्चय x और y, इसके बीच एक ऐसा संबंध जिसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x किसी अद्वितीय अवयव y बिलोंग्स टू कैपिटल Y से संबंधित होता है। x से y पर फलन कहलाता है और इसे f such that x tends to y से लिखते हैं। जैसे कि आप इसको प्रतिचित्रण के आधार पर कैसे दर्शाते हैं, आप देखिए, ये समुच्चय x है और इसके अवयव 1 2 3, और ये समुच्चय y है और जिसके अवयव हैं a b c d, और x के अवयव 1 a से संबंधित है y के। ठीक इसी प्रकार से 2 का संबंध b से है, 3 का संबंध c से है, इस प्रकार से। और ये फलन f से दर्शाया जाता है। इसमें जो समुच्चय x के जो अवयव हैं जिसको हम प्रांत कहते हैं, और समुच्चय y जिसको हम सप्रांत कहते हैं, और समुच्चय y के जो अवयव a b c है जो समुच्चय x के अवयवों 1 2 व 3 से क्रमशः संबंधित है, ये इस फलन का रेंज कहलाता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ हम फलनों जैसे तत्समक फलन, अचर फलन, परमेय फलन, मापांक फलन, चिन्ह फलन इत्यादि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, और उसका हम प्रांत और उसका परिसर इसका अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम इस क्लास में प्रतिचित्रण के आधार पर फलनों का वर्गीकरण करेंगे। अब जैसे फलन f such that x tends to y, अर्थात f जो है x और y के मध्य फलन है, तो इसके प्रतिचित्रण की कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसकी 4 संभावनाएं हो सकती हैं, एक एक करके क्रमशः हम इसको देखते हैं। तो पहला क्या हो सकता है बच्चों, देखिए, समुच्चय x के भिन्न भिन्न अवयव का समुच्चय y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो सकते हैं। आप यहां पर देखें, समुच्चय x के अवयव हैं 1 2 3 4, और समुच्चय y के अवयव हैं a b c d e f। अब इसमें देखिए, समुच्चय x का अवयव है 1 का a के साथ संबंध, 2 का b के साथ संबंध, 3 का d के साथ संबंध, 4 का c के साथ संबंध। क्या देखने को मिल रहा है कि x के भिन्न भिन्न अवयवों का y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति देखिए, x के एक से अधिक अवयवों का समुच्चय y में केवल एक प्रतिबिंब हो सकता है। ये दूसरी संभावना है। तो प्रतिचित्रण में देखिए, यहां प्रतिचित्रण समुच्चय x के अवयव है 1 2 3 4, और समुच्चय y के अवयव है a b c d e f। अब इसमें कैसे संबंधित है, समुच्चय x के अवयव को देखिए, समुच्चय x के अवयव 1 और 2 का समुच्चय y में अवयव b से संबंध है। तो क्या मतलब कि समुच्चय x के 2 अवयव 1 और 2 का प्रतिबिंब y में b है। ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति हम देखते हैं कि समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो सकता है। प्रतिचित्रण में देखिए, इसको हम 2 तरीके से दर्शा सकते हैं। पहला देखिए यहां पर F3, जिसमें यह समुच्चय x है और जिसके अवयव हैं 1 2 3 4, और यह समुच्चय y है जिसके अवयव हैं a b c d। यहां पर F3 के द्वारा दर्शाया गया है। तो आप देखिए, समुच्चय x के अवयव 1 का समुच्चय y के b के साथ संबंध है, 2 का c के साथ संबंध है, 3 का a के साथ संबंध है, 4 का d के साथ संबंध है। यहां देखने को मिल रहा है कि y समुच्चय y के जो
ए बी सी डी है वो किसी न किसी एक्स के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। इसी के एक और स्थिति हो सकती है, इसका प्रतिचित्रण देखिए, फलन F4 के रूप में यहां पर दर्शाया गया है। समुच्चय x के अवयव 1 2 3 4 देखें और समुच्चय y के अवयव a b c देखें। अब इसमें किस प्रकार से संबंधित देखिए, 1 का a के साथ, 2 का a के साथ, 3 का b के साथ, 4 का c के साथ। तो यहां पर भी क्या देखने को मिल रहा है कि समुच्चय y के प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, यानी कोई भी अवयव यहां पर y के कोई भी अवयव यहां पर नहीं छूटा है, वह किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। और एक और स्थिति हो सकती है, कौन सी स्थिति हो सकती है, ये चौथी स्थिति हो सकती है कि y में कुछ अवयव ऐसे भी हो सकते हैं जो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। आप इस प्रतिचित्रण को देखिए, जो पहला और दूसरा प्रतिचित्रण पहले आपको दिखाया गया था उसको आप गौर से देखिए। जो प्रतिचित्रण पहला है उसमें समुच्चय y के अवयव को देखिए आप, इसमें E और F ऐसे अवयव हैं जो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक ऐसे ही दूसरा प्रतिचित्रण को भी देख सकते हैं। दूसरे प्रतिचित्रण में देखिए आप, यहां पर भी समुच्चय y के अवयव E और F को देखिए, यह समुच्चय x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, यानी छूटा हुआ है। तो इस प्रकार इन प्रतिचित्रण के आधार पर ये चार स्थितियां जो दिखाई दे रहे हैं इनका हम नामकरण इस प्रकार से करते हैं। आप पहली स्थिति में देखें कि समुच्चय x के एक अवयव का समुच्चय y में एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए इसको एकैक एक एक फलन के रूप में हम इसको जानेंगे। दूसरा आप देखिए, दूसरा प्रतिचित्रण आपको जो दिखाया गया, इसमें देखिए यहां पर समुच्चय x के जो दो अवयव हैं 1 और 2, समुच्चय y में एक ही प्रतिबिंब है b, अर्थात हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं f(1) = b, f(2) = b। तो यहां पर समुच्चय x के दो अवयव का समुच्चय y में एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए इसको कहते हैं बहु एक या बहु एकैकी फलन के नाम से भी हम इसको जानेंगे। फिर तीसरा आप देखेंगे F3 और F4 को आप देखिए, जो प्रतिचित्रण तीसरा और चौथा आपको यहां पर दिखाया गया है, इसमें आप समुच्चय y के अवयवों को देखिए। समुच्चय y के प्रत्येक अवयव समुच्चय एक के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब दिख रहा है, यानी समुच्चय y का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है। ऐसे फलनों को हम कहते हैं आच्छादक फलन। ध्यान रहे बच्चों कि यदि समुच्चय y के जो सारे के सारे अवयव नहीं छूटे हैं, वह किसी न किसी x के अवयव का प्रतिबिंब है, तो इसको आच्छादक कहते हैं। और एक और स्थिति आप देखेंगे, प्रतिचित्रण 2 को देखें आप, प्रतिचित्रण 1 को देखें आप, कि यहां पर समुच्चय y के कुछ अवयव ऐसे हैं, E और F ऐसे हैं, आपको दिखाई दे रहा है E और F ये छूटा हुआ है, अर्थात x के किसी भी अवयव का यह प्रतिबिंब नहीं है। ऐसे प्रतिचित्रण या फलन को हम अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। फिर से एक बार बता दूं बच्चों कि पहली स्थिति जिसको हम एकैकी फलन, इसको अंग्रेजी में 1-1 फंक्शन कहते हैं। दूसरा बहु एकैकी फलन जिसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तीसरा आच्छादक फलन, इसको आंटू फलन कहते हैं। और चौथा अंतरक्षेपी फलन जिसको इनटू फंक्शन कहते हैं। अब हम आगे इसको एक चित्र के द्वारा हम समझेंगे।